नमस्कार। रॉबिन विलियम्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। कहने को तो वो एक कॉमेडियन थे, मगर उन्होंने पॉलिटिक्स की जो डिफिनीशन, लिटरल मीनिंग समझाई, मुझे लगता है कि आज के परिवेश में ज़्यादा यथार्थ और सार्थक है। पॉल एंड टिक्स। पॉल मीन्स मेनी, टिक्स मीन्स ब्लड सकिंग पैरासाइट। इट मीन्स मेनी ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। हिंदी में जो अगर मैं तात्पर्य समझाना चाहूँ तो ऐसे परजीवी जो दूसरे प्राणियों का रक्त चूसते हों। परजीवी मतलब जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उनको हम परजीवी बोलते हैं। अब मैंने इसकी व्याख्या दी आप तक, अब इसका निष्कर्ष मैं आप पर छोड़ता हूं, और वो परजीवी आज के इस परिवेश में और आज के समाज में कौन है, इसका भी निष्कर्ष आपको निकालना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, आप वहां तक पहुंचेंगे जरूर। बाकी मैं आज आपके समक्ष जिस मुद्दे को लेकर आया हूं, उस पर पहुंचने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी के 2018 के उस साक्षात्कार का एक वाक्यांश आप तक पहुंचाना चाहूंगा, जिसमें एक नक्सलवादी पत्रकार, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मैंने नक्सलवादी पत्रकार कहकर संबोधित किया उस पत्रकार को, क्योंकि सरकार से बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर प्रश्न पूछना एक नक्सलवाद का ही परिचायक। तो उस नक्सलवादी पत्रकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया कि आपके प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का क्या कारण है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनिएगा। उनका जवाब था कि प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में कमी है तो कार्य कुशल अभ्यर्थियों की। जो अगर मैं उनके शब्दशः वाक्य की तरफ ले जाऊं तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो लैक ऑफ जॉब, dearth of talent in youth making them jobless। मुख्यमंत्री जी के भाव को तो आप समझ ही गए होंगे। अब आता हूं मैं रियल मुद्दे पे, जिसके लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। एक दो दिन पहले आपने उत्तर प्रदेश सरकार का एक तुगलकी फरमान सुन ही लिया होगा, संविदा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब असेसमेंट प्रक्रिया, हर 6 महीने में अभ्यर्थी को एक असेसमेंट प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार में एक स्थायी नौकरी चाहता है। अब पहले मैं उस प्रक्रिया पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। इनका कहना है कि जो अगर अब वर्ग खा गा वा घा, इन वर्गों में जो अगर भर्ती आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले संविदा के तौर पर कार्यरत होना पड़ेगा, जिसमें हर 6 महीने पर आपके द्वारा किए गए कार्यों का असेसमेंट किया जाएगा, जिसके आधार पर आप स्थायी होंगे या नहीं होंगे इसका निर्धारण किया जाएगा। और जो अगर आप स्थायी होने की पात्रता को फुलफिल नहीं करते हैं, तो आपको 5 वर्ष के बाद उस नौकरी से अलविदा कह दिया जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो अगर मैं आपकी भर्ती प्रक्रिया पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं, तो आपके 3.5 साल के कार्यकाल या इससे पहले भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था, तो उसमें शायद ही कोई ऐसी भर्ती रही होगी जो नकल विहीन और पूरी पारदर्शिता के साथ आपने संपन्न कराई होगी। हाँ, जो अगर 1-2 भर्तियों पर मैं जरूर प्रकाश डालना चाहूँगा। ऊपर मोदी जी का जैसे एक नारा है ना
हर घर शौचालय, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया भी कुछ उसी परिप्रेक्ष्य में है। हर घर कांस्टेबल, आपने कांस्टेबल की भर्ती ही की, वो भी आप पूरी तरह से संपन्न नहीं करा पाए। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप 1 लाख 1.5 लाख भर्ती ऐसे दस्तावेजों में प्रदर्शित करके आप ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार की व्यवस्था की। हाँ ठीक है, हम आपके इस असेसमेंट प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हैं, मगर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि यदि आप चयन प्रक्रिया को इस स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो क्या ये उचित नहीं है कि एक मुख्यमंत्री का भी असेसमेंट हो उसके कार्यकाल के दौरान? आप तो इतने बड़े पद पर हैं, तो आपके असेसमेंट का कार्यकाल तो मुझे लगता है 1 महीने का होना चाहिए कि 1 महीने में आपके द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा जनता तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद जनता निर्धारित करे कि अब अगले महीने आप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि आप ऐसे पद पर आसीन हैं कि आपसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। जो अगर वो प्रश्न कर ले तो या तो वो 8 महीने जेल में रहेगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कह रहा हूं। तो आप इन चीज़ों पर, मेरी विनम्र विनती है आपसे कि इस प्रक्रिया को इतना जटिल मत बनाइए कि जो अभ्यर्थी इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो युवा वर्ग इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उसको आप इतना इन चीज़ों में घुमा दें कि वो आपसे कोई प्रश्न ही ना कर पाए। मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक षड्यंत्र है। आप 5 साल तक उसकी क्षमता का आकलन करेंगे, उसके बाद आप उसको, मान लीजिए आपने उसको निकाल दिया, आप स्थायी नियोजन नहीं दे पा रहे हैं उसको, उसके बाद वो इतना, अब चूँकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाला मैक्सिमम अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से ही, सामान्य वर्ग मतलब सामान्य आर्थिक वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, या उससे निचले तबके पर, वो इन चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाए कि वो सरकार से कोई प्रश्न ही ना कर पाए। क्योंकि वो, मैं क्लियर कट एक बात बोलना चाहूँगा कि प्रवचन तभी निकल सकता है जब आपके पेट में रोटी हो। जो अगर आपके पेट में रोटी ही नहीं है तो आप प्रवचन नहीं दे सकते। हाँ, मेरा विशेष आह्वान जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े कर्मचारी हैं उनसे भी है कि आप कोई MP MLA नहीं कि अपने कार्यकाल के दौरान इतनी संपत्ति एकत्रित कर लेंगे कि जिससे आपकी आने वाली पीढ़ियां ऐसो आराम से जीवन यापन कर सकें। कल आपका भी कोई भाई बहन या बंधु इस प्रक्रिया से गुजर सकता है, तो आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है। और आपको भी, मैं मानता हूं कि आप सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, लेकिन आप आज ही मैंने न्यूज़ चैनल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहाँ ये दिखाई नहीं दे सकता। मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आज मैंने देखा कि इलाहाबाद में, आज का प्रयागराज, आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियाँ बरसाई। मानता हूँ कि आप प्रशासन के कहने पर कार्य करते हैं, मगर थोड़ी सी सहानुभूति उन पर भी रखिएगा। ये मेरा विशेष आह्वान प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कर्मचारी से है। और हाँ, अंत में मैं जो अगर एक बात के साथ अपना ये जो संवाद है ख़त्म करना चाहूँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो आत्मनिर्भर भारत की आज डिमांड है ना, मैं भी कहता हूँ आप आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा कि आपकी आत्मनिर्भरता आपके अधिकारों के प्रति जो प्रश्न हैं उनके लिए होनी चाहिए। आप आत्मनिर्भर बनिए, हम या कोई और आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। आपकी आत्मनिर्भरता अपने प्रति खुद होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। फिर कभी जो अगर ऐसा कभी मुद्दा आया कि जिससे आपके साथ संवाद करना पड़े तो मैं ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।